मॉर्निंग पाकिस्तान सुबह सवेरे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमर मलिक। उम्मीद करती हूं ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी नई सुबह का आगाज़ कर रहे होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। लेकिन व्यूअर्स, हम अब बनाते हैं आपकी सुबह को बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार, वो भी आपकी मनपसंदीदा पर्सनालिटीज़ को दावत देते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। और इसके साथ साथ हम रखते हैं आपकी ज़रूरतों का भी ख्याल, यानी कि जो क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं या जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड होते हैं या बहुत सारे ऐसे सवालात जिनके जवाबात आप जानना चाहते हैं अपने घर में आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए हम देते हैं आपको तमाम मसाइल का हल और बहुत सारी पर्सनालिटीज़ जिनसे आप मिलना चाहते हैं। अगेन से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोगों को मैंने कहा है कि हमेशा हमारे कमेंट्स और फीडबैक में हमें बताते रहा करें कि किस तरह के गेस्ट से आप मिलना चाहते हैं और कौन से गेस्ट और कौन से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात आप जानना चाहते हैं हमारे शो के ज़रिए, तो हमें ज़रूर बताया करें। अब मैं चलती हूँ, ज़्यादा वेट नहीं करवाती बल्कि आपको और बताती हूँ आज की जो हमारी गेस्ट हैं बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं। और इसके साथ साथ उनका अगर मैं डिफ़ाइन करती चलूँ, उनका नाम हिना है और शोबे के लिहाज से वो डॉक्टर है, यानी कि डेंटल सर्जन है और स्टैटिक भी हैं। उनके बारे में जानेंगे उन्हीं की ज़ुबानी और बहुत सारी आज बातें ऐसी होने जा रही हैं जो बहुत ही आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली हैं और आपके बहुत सारे ऐसे मसाइल जो कि आपके दांतों से रिलेटेड हैं वो आज हम पूछने वाले हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैम सबसे पहले तो आज बहुत सारी ऐसी क्वेरीज़ हैं जो हमारे लाइक नाजरीन की तरफ से जो हमने पूछनी है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आपका एक इंट्रोडक्टरी जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और इस फील्ड में कहाँ से आई और किसने सपोर्ट किया, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम डॉक्टर हिना ज़ेब है और मुझे ऑलमोस्ट 22 ईयर्स हो गए। आई वाज ग्रेजुएटेड फ्रॉम डिमोंट मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर। 2005 में मैंने ग्रेजुएट किया था एंड आफ्टर दैट मैं सऊदीया चली गई थी एंड देन दुबई और वहाँ पे मैं क्लिनिक करती रही हूँ। और उसके बाद 2017 में मैं वापस आई एंड देन मेरा बहरिया फेज़ 5 में क्लिनिक था एंड दिस वाज माय सेकंड, मतलब रिलोकेट किया मैंने उसको। अब फेज़ 8 में मेरा बहरिया फेज़ 8 में मेरा क्लिनिक है। और मैम ये बताएं कि कितना टेन्योर हो गया आपका? अराउंड 20 ईयर्स तक हो गया मुझे डेंटिस्ट कि 20 ईयर्स से माशाल्लाह से आप इस फील्ड के अंदर हैं। और सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि बहुत सारे चाइल्ड होते हैं कि लड़कियों का इंटरेस्ट होता है डिफरेंट, मतलब डॉक्टर्स जैसे होते हैं, तो डेंटल एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर मैंने फीमेल्स को बहुत कम आते देखा है। तो आप कैसे है, आपका इंटरेस्ट था या फैमिली की तरफ से फोर्सफुली कहा गया? नहीं, एक्चुअली जब से मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, डॉक्टर बनने का शौक था हमेशा से। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जब मैं डेंटिस्ट्री में आई उस वक्त वहाँ बहुत कम लेडीज़ होती थी, लड़कियाँ होती थी। 2000 में मेरा एडमिशन हुआ। लेकिन आफ्टर दैट 2005 में जब मैंने ग्रेजुएट किया तो उस वक्त तक काफ़ी लोगों को सेंस आ चुकी थी और काफ़ी लोग BDS की तरफ रुझान हो चुका था। और अब तो MBBS से भी ऊपर मेरिट होता है BDS का। डेंटिस्ट्री क्योंकि इस थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फील्ड, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये फीमेल्स की फील्ड है, बड़ी आर्टिस्टिक सी, दांतों के साथ, मतलब बड़ी फाइन सी फील्ड है जिसमें आपने, मतलब आपकी ब्यूटी से रिलेटेड है ना, बेसिकली एस्थेटिक से रिलेटेड है। तो वो इसलिए मुझे अब खैर इसमें बहुत सारी लेडीज हैं, अब तो खैर फीमेल डेंटिस्ट हैं। लेकिन जैसे आपने बताया ना कि 2000 में जब मेरा एडमिशन हुआ उस वक्त तो आई वाज द ओनली वन, मेरे पूरे डिवीजन से मैं और सिर्फ आई वाज द ओनली डेंटिस्ट, फीमेल डेंटिस्ट। ज़बरदस्त। अच्छा मैम, अब कुछ सवालात की तरफ भी चलते हैं और फिर उसके अलावा हम जानेंगे आपकी और भी पर्सनल लाइफ के बारे में भी, क्योंकि मोस्टली हमारे जो गेस्ट आते हैं हम उनके साथ ना मिक्सअप कर रहे होते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसे कि ये ब्लीडिंग होती है गम्स के अंदर से, इसकी क्या रीज़न होती है, किस इशू की वजह से ये हो रही होती है? हमारे ऑलमोस्ट 95% लोगों को ब्लीडिंग गम्स का इशू है। ठीक है, ब्लीडिंग जो गम से ब्लीडिंग होती है इसके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकती है, आप प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रहे, आप माउथ वॉश यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, और रात में आप ब्रश नहीं कर रहे, जो मेन इसके कॉजेज होते हैं। मैंने अब जो देखा है ब्लीडिंग गम्स का इशू लेके मेरे पास बहुत यंग पेशेंट्स भी आ रहे हैं, लाइक 12 ईयर्स में, 13 ईयर्स में। तो येस्टरडे आई फाउंड अ पेशेंट जिसकी एज 13 ईयर्स थी और उसकी मदर कह रही थी कि उसको शदीद कैलकुलस भी था और ब्लीडिंग भी हो रही थी। बेसिकली जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं वो भी बदल गई हैं, विटामिन डेफिशिएंसी से भी ये हो रहा है। तो देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस, ठीक है, लेकिन इसके लिए ये है कि आप अपने बच्चों की जो ब्रशिंग हैबिट्स हैं उनको इस तरह डेवलप करें कि वो एटलीस्ट रात को ज़रूर ब्रश करें। दिन में 2 टाइम करें, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और रात को सोने से पहले। सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें और प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक के साथ ब्रश करें। अच्छा थोड़ा सा मुझे ये जो आपने टेक्निक की बात की थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से करना चाहिए? थोड़ा सा ब्रश करते हैं बहुत हार्श हैंडेडली करते हैं, ठीक है, हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं। लोगों को लग रहा होता है कि मे बी अगर वो फोर्सफुली ब्रश करेंगे तो शायद दांत बहुत साफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, बल्कि उससे आपको जिंजिवाइटिस शुरू हो जाता है जिससे आम जुबान में मांस खोरा कहते हैं।
तो उसके लिए ये है कि सॉफ्ट ब्रश यूज करें और सॉफ्ट हैंडेडली करें, सर्कुलर मोशन में ब्रश करें, ब्रश को ऊपर नीचे नहीं मारें, उससे फिर आपके गम्स जो है ना राउंड 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 करते रहे। सही। 2-3 मिनट तक ब्रश करें। ब्रश जोर से करने से फायदा नहीं होता, थोड़ा लंबा टाइम ब्रश करने से फायदा होता है। यहाँ मैं एक बात कोट करूँगी कि मैं चाहे सॉफ्ट ब्रश यूज़ करूँ या हार्ड ब्रश यूज़ करूँ या एनी मतलब कोई भी मैं अगर यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे ना गम्स से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। इवन कि मैं माउथ वॉश भी यूज़ कर रही हूँ, मैं रात को भी यूज़ करके मतलब लाइक ब्रश करके सो रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे साथ ये इशू हो रहा है। तो इसकी क्या रीज़न हो सकता है? स्केलिंग करानी चाहिए, क्योंकि दैट मीन्स आपको सीवियर किस्म का जिंजिवाइटिस है। जैसे अगर आपके दांतों में मैं देख रही हूँ क्राउडिंग है, दांत आगे पीछे हैं, बिल्कुल मतलब एक अलाइनमेंट में नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स को स्केलिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ब्रश आपके दांत की हर सरफेस तक नहीं पहुंच पा रहा। तो आपने उसके लिए आपको चाहिए कि आप डॉक्टर को अपने कंसल्ट करें, एवरी 6 मंथ्स आप अपना डेंटल विजिट करें और अपने स्केलिंग कराएं। स्केलिंग का बहुत मिथ है यहाँ पे, लोगों को पता नहीं क्यों मिसकॉन्सेप्ट्स हैं कि स्केलिंग से दांत खराब होते हैं। हर पेशेंट आके मुझसे पहले ये पूछता है कि स्केलिंग से दांत कमजोर हो जाते हैं। ये मिथ है, बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं होता। स्केलिंग इज अ वेरी हेल्दी प्रोसीजर। स्केलिंग में सिर्फ आपके गम्स को हम क्लीन करते हैं और दांतों पे जो कैलकुलस या टार्टर जम जाता है उसको हम रिमूव करते हैं। ये जो आपने स्केलिंग की बात की, अब डेफिनेटली कि स्केलिंग आप बहुत बता रही हैं कि बहुत हेल्पफुल भी है, हेल्दी भी है, लेकिन ये प्रोसीजर जब हम करवाते हैं तो मोस्टली मैंने लोगों को देखा है कि हमारे दांत हिल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। अब उसमें ये होता है कि दांत स्केलिंग से नहीं हिल रहे होते, वो ऑलरेडी कैलकुलस की वजह से आपका इतना गम लॉस हो चुका होता है, आपको इतना सीवियर जिंजिवाइटिस वो 2nd डिग्री में जा चुका होता है, जिसको हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। तो उसमें फिर दांत आपके ऑब्वियसली मोबिलिटी ऑलरेडी आ चुकी होती है। जब हम स्केलिंग करते हैं तो हम उसके ऊपर से कैलकुलस रिमूव करते हैं, तो एक जगह जो कैलकुलस ने कवर की हुई थी दांतों की, जब वो कैलकुलस रिमूव होता है तो पेशेंट को लगता है शायद मोबिलिटी ज्यादा आ गई है, मेरे दांत ज्यादा हिलना, वो ऑलरेडी मोबाइल थे उसमें। बल्कि स्केलिंग से ये फायदा होगा कि मैं भी थोड़ा गम आपका वापस आ जाए और उसकी रीजनरेशन हो, क्योंकि गम में अल्लाह ताला ने एक कैपेबिलिटी रखी है कि वो रीजनरेट करता है, बिकॉज दैट इज आपकी, जैसे वो मुंह की स्किन है, जैसे हमारी बॉडी की बाकी स्किन रीजनरेट करती है, इसी तरह गम भी रीजनरेट करता है। तो ये लोगों में मिसकॉन्सेप्शन, दीज आर मिथ्स। वो सिर्फ वाइब्रेशन है। जो अल्ट्रासोनिक स्केलर्स आए हुए हैं उसमें तो आपके दांतों को जरा भी डैमेज नहीं होता, सिर्फ दैट इज जस्ट ओनली अ वाइब्रेशन, जिससे हम आपका सिर्फ टार्टर और कैलकुलस रिमूव करते हैं। ओके अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं कि मोस्टली मैंने लोगों को देखा है कि वो दिन रात दांत ब्रश करते रहे, लेकिन फिर भी उनके मुंह के अंदर से स्मेल आती है। तो इसकी क्या रीज़न होती है? दांतों से इसका कोई लेना देना है या क्या? नहीं, ऑब्वियसली बैड ब्रेथ का जो है ना, इसको हेलिटोसिस हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। हेलिटोसिस के भी मल्टीपल रीजंस हैं। मे बी आप प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रहे, रात में ब्रश नहीं कर रहे, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी बैड ब्रेथ होता है। फिर आपका स्टमक अगर अपसेट है तो उससे भी आपके मुंह से बैड ब्रेथ होता है, ठीक है, मुंह से स्मेल आती है। तो इसके लिए आपको पूरा एक वो आपका मुंह जो आपको साइंस देता है कि आपके बॉडी में देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको जो है ना अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। पहले तो आप डेंटिस्ट को कंसल्ट करें अपने, फिर उसके बाद अगर वो आपको अपने जो भी मेडिसिन का डॉक्टर है या जो आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो आपको बताएगा कि स्टमक में इशू है या ये मुंह की वजह से बैड ब्रेथ हो रही है। मुंह के इश्यूज में अब जैसे आपने बताया कि 2 इश्यूज हो सकते हैं, यानी कि 2 इश्यूज ऐसे मेन होते हैं जिसकी वजह से आपके मुंह के अंदर से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। एक तो सही दांत ब्रश ना करने की वजह से और दूसरा स्टमक की वजह से हो सकता है। इसके अलावा भी कोई रीज़न होती है क्या उसकी? नहीं, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि हार्मोनल इम्बैलेंस कुछ बॉडी में ऐसा हो, मे बी इट कुड बी अ रीजन, बट मोस्टली ज़्यादा इन्हीं वजह। मैंने अपने इर्द गिर्द लोग देखे हैं तो वो जैसे ही मॉर्निंग में उठते हैं और उनके दांत बहुत अजीब से हुए हुए होते हैं, उनको वॉमिटिंग आ रही होती है और इसके साथ साथ उनके दांतों के ऊपर अजीब सी झिल्ली सी एक बनी हुई होती है। इसका क्या रीज़न है? ऐसा तो कुछ नहीं, झिल्ली नहीं बनती, लेकिन वो ये होता है कि आपके दांत जैसे मुंह में कुछ लोग जब सुबह में उठते हैं तो उनके मुंह में ब्लड होता है, तो वो सीवियर जिंजिवाइटिस का बल्कि पेरियोडोंटाइटिस का साइन होता है कि जब सुबह उठे और थूका तो मुंह में ब्लड आया। मुझे बहुत सारे पेशेंट्स ये सिम्टम्स आके बता रहे होते हैं, दैट मीन्स आप सीवियर जिंजिवाइटिस की स्टेज में हैं। कंसल्ट योर डेंटिस्ट, वो स्केलिंग करेगा, डीप स्केलिंग करेगा और जो भी आपका प्रोसीजर होगा वो करेगा, ठीक है। और दूसरा बैड ब्रेथ का इल फिटेड डेंचर्स, आपके मुंह में कोई आपने डेंचर्स लगाए हुए हैं वो आप साफ नहीं कर रहे, कोई ऐसा प्रोस्थेसिस लगाया हुआ है जिसकी आप क्लीनिंग नहीं कर रहे, ब्रेसेस में लोग जिन्होंने लगाए होते हैं उनके बहुत ज़्यादा बैड ब्रेथ हो जाता है क्योंकि उनसे प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर पा रहे होते, तो मुंह में कोई ना कोई फूड डेब्रीज रह जाती हैं जिनकी वजह से बैड ब्रेथ होता है। ओके अच्छा, मुझे ये बताएं ब्रेसेस के बारे में। जैसे कि ब्रेसेस के बारे में बहुत सारे एक मतलब ह्यूज टॉपिक है ये, इसके बारे में सबसे पहले तो मुझे बताएं कि बेस्ट एज कौन सी है ब्रेसेस की? ब्रेसेस के लिए बेस्ट एज है
12 till 14 ईयर्स, मतलब 12 में जब आपकी परमानेंट डेंटिशन पूरी आ जाए, 12 या 13 में मैक्सिमम आ जाती है, तो 13-14 में ब्रेसेस अप्लाई करवाने चाहिए। वो बेस्ट एज है क्योंकि उस टाइम दांत आ रहे होते हैं और जाहिर ऑब्वियसली वो उतनी उनकी रूट्स ने पकड़ी होती, तो उसमें ये होता है कि आप इजीली ब्रेसेस के साथ दांतों को सीधा कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप कह रही हैं कि 13 से 14 ईयर, लेकिन उसके दरमियान भी तो कुछ लोग होते हैं जिनके दांत गिर रहे होते हैं, तो वो कैसे ब्रेस? अगर 12 तक आपकी मोस्टली परमानेंट डेंटिशन आ जाती है, लेकिन अगर कुछ रिटेन टीथ रह गए तो वो डेंटिस्ट आपको बताएगा कि ये रिटेन है या इनके नीचे परमानेंट आए हैं, उसके लिए फिर हम ओपीजी एक्सरेज करवा लेते हैं। लेकिन मोस्टली 12 तक आपके परमानेंट दांत आ जाते हैं। अगर 12 के बाद भी परमानेंट दांत नहीं आई या कोई एक आधा रिटेन्ड मिल्क टीथ है, तो दैट इज फिर आपको उसके लिए एक्सरे कराना चाहिए, डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, दैट इज रिटेन्ड टूथ, फिर वो आपको खुद निकलवाना पड़ेगा। परफेक्ट। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि आपने एक एज तो बता दी कि बेस्ट एज जो है 12 से लेकर 14 तक है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको दांतों के इश्यूज़ होते हैं, और वो अब मुझे खुद देख लें कि आई एम 28 और लाइक मैं अगर दांतों की अभी कराऊंगी ब्रेसेस, तो ये पॉसिबल है कि हो सकती है? हाँ, पॉसिबल तो है, हर एज में हम कर देते हैं, लेकिन मैंने आपको बेस्ट एज बताई है कि दैट इज द बेस्ट टाइम कि जिनके बच्चे अब हो रहे हैं, और आजकल तो 60-70% बच्चों के दांत जो हैं वो टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, तो वो बेस्ट एज इज 13 to 14। लेकिन उसके बाद भी अगर आप कराना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली वी डू द ब्रेसेस, लेकिन वो फिर कॉम्प्रोमाइज ट्रीटमेंट्स होते हैं। उसमें क्या कोई रिस्की होता है क्या? नहीं, रिस्की कुछ भी नहीं होता। उसमें ये होता है कि ऑब्वियसली थोड़ा टाइम टेकिंग ज्यादा होता है, हम लोगों को वक्त ज्यादा लग जाता है सीधा करने में। आपके दांत कमजोर होते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि आप इस एज में करा रहे हो जिसमें हीलिंग नहीं हो रही, बॉडी में रीजनरेशन कम हो चुकी है, तो उसमें फिर डेफिनेटली नई जगह पे दांतों को एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सेंसिटिविटी हो सकती है पेशेंट को और डिफरेंट हो। ऑलमोस्ट कितना टाइम लगता है आपने ब्रेसेस अप्लाई? डिपेंड्स ऑन द केस। कुछ केसेस जैसे बहुत माइनर केसेस हैं उनको हम 6 to 8 मंथ्स में भी ठीक कर देते हैं। जो एक्सट्रैक्शन केसेस हैं, प्रोक्लिनेशन बहुत ज्यादा है या फिर क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, तो उसमें मोस्टली 1.5 से 2 साल तक का टाइम लगता है। 1.5 से 2 साल मोस्टली, मतलब अगर ब्रेसेस आपने अप्लाई करने तो समझ लें कि आपने 1.5 से 2 साल जो है आपका नॉर्मली लगेगा। ओके, डन हो गया। और अच्छा, ये ब्रेसेस के बारे में एक ये भी कॉन्सेप्ट है जो मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि यार हम अगर ब्रेसेस लगाएंगे तो हमारी यहाँ से फेस कट्स ख़राब हो जाएंगे या यहाँ से बैठ जाएगी स्किन, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसमें प्रोफाइल बल्कि आपकी बहुत इंप्रूव हो जाती है, जो फेशियल प्रोफाइल है ना वो बहुत बेहतर हो जाती है ब्रेसेस से, क्योंकि अगर बल्कि आपके दांत अगर बाहर हैं और ये बोन थोड़ी बाहर की तरफ है तो ये अंदर चली जाएगी और बड़ी खूबसूरत प्रोफाइल हो जाती है। बेसिकली दिस इज अ एस्थेटिक प्रोसीजर, तो आपके एस्थेटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए ये किया जाता है। इसमें एस्थेटिक्स खराब होने का तो आई डोंट थिंक सो कोई दूर दूर तक भी कोई चांस होता है। अच्छा, अब कुछ स्किन के हवाले से भी बात कर लेते हैं, जैसे कि स्किन के भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, और आजकल एक चीज़ है जिसे हाइड्रा फेशियल का नाम दिया जाता है, तो डॉक्टर्स हजरात कहते हैं कि ये हाइड्रा फेशियल सिर्फ वो ही कर सकते हैं, और इसमें ब्यूटिशियंस का भी बहुत किरदार होता है। ब्यूटिशियंस कहती हैं कि वो स्पेशली उनके लिए बनाया गया, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये अब इसके बारे में मैं क्या बात करूं, क्योंकि हाइड्रा फेशियल बेसिकली एक ट्रेंड बंदे को, सर्टिफाइड जो है हाइड्रा के लिए, उसको करना चाहिए। नो डाउट ये नॉन सर्जिकल इन्वेसिव ट्रीटमेंट है, इसमें कोई ऐसा सर्जरी नहीं होनी या कोई इंजेक्शंस नहीं लगने, इसमें सिंपल सीरम्स लगाए जाते हैं जिससे स्किन की डीप क्लींजिंग होती है। लेकिन इसके लिए प्रॉपर आपको ट्रेनिंग तो लेनी चाहिए और सीरम्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। मोस्टली जो हमारे सराउंडिंग में हो रहा होता है तो उसमें सीरम्स नहीं यूज कर रहे होते हैं ना वो लोग, तो अगर सीरम्स आप ओरिजिनल और प्रोफेशनल यूज वाले नहीं यूज करें तो फिर हाइड्रास के रिजल्ट ही नहीं आते। अच्छा, हाइड्रा बेसिकली क्यों यूज किया जाता है? इसके यूजेजेस भी बहुत सारे लोग तो बस कहते हैं फेशियल कराना, बस फेशियल करा लिए, लेकिन इसका क्या पर्पस है? हाइड्रा बेसिकली नॉर्मल फेशियल से बहुत डिफरेंट चीज़ है। हाइड्रा में आपकी स्किन की डीप क्लींजिंग होती है थ्रू मशीन्स, ठीक है। नॉर्मली हम लोग मसाज करा रहे होते हैं और उसमें 100 जर्म्स और स्किन में जा रहे होते हैं हमारे, ये सारा मशीन्स के थ्रू होता है और इसमें आपके स्किन के डीप पोर्स की क्लींजिंग होती है, और उसके बाद हम जो सीरम्स अप्लाई करते हैं उससे आपकी स्किन में ग्लो आता है, शाइन आती है। ये एक ऐसा हाइड्रा फेशियल, अक्सर लोग मुझे पूछते हैं हमारी ऑयली स्किन है हम करा लें, हमारी ड्राई स्किन है। दिस हाइड्रा फेशियल इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स, फॉर ऑल एजेस। इसमें कोई एज की भी लिमिट नहीं है। जैसे मेरी 14 साल की बेटी है तो मैं उसको भी हाइड्रा करती हूँ, क्योंकि जैसे आजकल जितनी डस्ट है और पोल्यूशन है उसकी वजह से उसके नोज पे थोड़ी से पिंपल्स बनना शुरू हो गए थे और वो जैसे पोर्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स आ जाते हैं। तो बेसिकली दिस इज अ डीप क्लींजिंग प्रोसेस जिसमें आपकी स्किन
प्रॉपरली क्लीन होके और वो फिर हाइड्रेट करते हैं उसको और ग्लो आता है आपकी स्किन में, और फाइन लाइंस या कोई और अगर इस किस्म का इशू ना तो वो खत्म हो जाता है। अच्छा, जैसे आपने सीरम की बात की कि हाइड्रा के अंदर कुछ सीरम्स भी यूज़ होते हैं, तो मुझे ये बताएं कि ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए तो ये हाइड्रा फेशियल सही है, रिकमेंडेड है, बट पॉइंट इज़ दैट कि सीरम्स में कुछ डिफरेंट होते हैं या ऑल सीरम्स जो होते हैं एक ही सीरम जो है वो ऑल टाइप नहीं, इसमें एक टाइप का सीरम नहीं यूज होता है, इसमें 3 टाइप्स ऑफ सीरम्स हम क्लींजिंग जो इसकी करते हैं इसमें उसमें 3 सीरम्स होते हैं, मतलब 1 2 3, और वो 3 बारी बारी चलाए जाते हैं, और ये ऑलमोस्ट ऑल स्किन के लिए, क्योंकि ये डीप क्लींजिंग के लिए यूज होते हैं। ये स्किन से सिर्फ डस्ट को खींच लाते हैं और उसकी जगह हम सीरम्स को स्किन के पोर्स में एब्जॉर्ब करा देते हैं, तो ये सबकी स्किन के लिए अच्छे होते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि इस स्किन के लिए अच्छा और इसके लिए नहीं। और डिफरेंट आपकी हर स्किन टाइप के हिसाब से सीरम्स होते हैं या जस्ट फॉर लाइक एक सीरम है? नहीं, ये 3 टाइप्स के डिफरेंट, 3 टाइप के, सही हो गया, जिसमें हर तरह की स्किन के हिसाब से होता है, अकॉर्डिंग होता है कि इनका क्या इशू है, इनके इश्यूज़ के हिसाब से, सही। अच्छा, अब बात कर लेते हैं बोटॉक्स। जैसे कि आजकल मैंने देखा है फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा रुझान है और बहुत ज़्यादा इस तरफ चल रही हैं, इसको लेके चल रही हैं, और बोटॉक्स हर दूसरे बंदे से सुनने को मिलता है, बोटॉक्स कराया, बोटॉक्स कराया। तो इसके हवाले से बताएं कि प्रोसीजर क्या है और किन लोगों को करवाना चाहिए और किस एज के लोगों के लिए बेहतर है? बोटॉक्स बेसिकली एक एंटी रिंकल ट्रीटमेंट है, जिसमें हम आपकी स्किन पे जो रिंकल्स पड़ जाती हैं, जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उनको रिमूव करते हैं। जैसे फोरहेड पे जो हमारी लाइंस होती हैं उनके लिए होता है ये एनोइंग लाइंस जो होती हैं, ठीक है, जो ग्लैबुलर लाइंस हैं उनको कहते हैं हम। आंखों के साइड्स पे जो रिंकल्स आ जाते हैं जिनको क्रोज फीट बोलते हैं, उनके लिए बेसिकली बोटॉक्स करते हैं। बोटॉक्स बेसिकली एजिंग इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है, मिनिमाइज करके ऑलमोस्ट 0 पे ले आता है। और इसको ऑब्वियसली बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि बोटॉक्स क्या रिपीट कराना पड़ते हैं और ये और वो। बोटॉक्स के टाइमिंग्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोटॉक्स हैं कि आप कौन से, एक 6 मंथ्स वाला होता है, एक 9 to 12 मंथ्स वाला होता है, तो उसका इफेक्ट उतनी देर तक रहता है और उसके बाद आपको ऑब्वियसली टचअप्स देने पड़ते हैं और उसको रिफ्रेश करना पड़ता है अपना जो भी आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं। एक इंसान है, उसने बोटॉक्स करवा लिया, अब उसका रिजल्ट उसको उससे फौरन से आने लग जाए? उसका रिजल्ट फौरन नहीं आता, एटलीस्ट 4 to 5 डेज के 4 to 5 डेज के अंदर उसका रिस्पॉन्ड आने लग जाता है कि ये बोटॉक्स करा लिया और इसका रिजल्ट आ गया। वो जो उसके रिंकल्स और जो चीज़ें उसकी, जैसे रिंकल्स के लिए तो वो रिंकल्स रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ओके इन 4 डेज। और ये इसमें टाइम पीरियड होता है, और जैसे 6 मंथ के लिए एक इंसान है, उसने 6 मंथ के लिए करवाया और 6 मंथ के बाद अगेन उसको करवाना, टचअप्स कराने पड़ेंगे। अगर 9 to 12 मंथ्स वाला कराया तो उसके बाद फिर आपको टचअप्स कराने पड़ते हैं। मतलब ऐसे नहीं, ये लाइफ टाइम प्रोसीजर नहीं है कि एक दफ़ा करा लिया और देन यू डोंट नीड टू गो टू द डॉक्टर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके सेशंस होते हैं, तो इसका कोई सेशन भी होता है? बोटॉक्स तो हम सिंगल सेशन में कर देते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि हम एक दफ़ा पेशेंट को 4 to 5 डेज के बाद रिविजिट कराते हैं कि अगर कुछ रिंकल्स उसको लग रहा है हमें कि उसको बॉदर करें पेशेंट को, तो फिर वहाँ पे हम मजीद इंजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि एक ही दफ़ा स्पार्ट फेस करना मुझे ज़रा अच्छा नहीं लग रहा होता, कुछ एक्सप्रेशन आ जाए तो अच्छा है। तो उसके लिए फिर पेशेंट को रिकॉल कर लेते हैं कि अगर उसको कुछ अनोइंग लग रहा है या इफ़ ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड तो उसको मजीद डोज वहाँ पे दे देते हैं उन पॉइंट्स पे। ओके, परफेक्ट। अच्छा, इसके साथ जैसे PRP बहुत ज़्यादा फेमस है आजकल, बोटॉक्स और PRP ये बहुत ज़्यादा ऑडियंस, मतलब हमारी जितनी भी आवाम है इस तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है। तो PRP क्या है ये भी मुझे बताएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं, उन्होंने नाम सुना हुआ है लेकिन वो नहीं जानते। तो मैं आपकी ज़ुबानी सुनना चाहती हूँ कि PRP क्या है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है और कौन से एज के लोगों के लिए ज़रूरी है। अच्छा, PRP इज द एब्रीविएशन ऑफ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ठीक है। ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम आपका ब्लड लेके उसमें से प्लाज्मा, जो रिच प्लाज्मा है, उसको निकालते हैं और वो आपकी स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। दैट कुड बी डन फॉर फेस एंड एज वेल एज फॉर हेयर। मोस्टली लोग इसको बालों के लिए बहुत करवाते हैं, क्योंकि कोविड के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हुआ, और उस हेयर लॉस मतलब लेडीज़ में भी था और जेंट्स में भी था कोविड के बाद। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि बालों को रीग्रो कैसे किया जाए। तो बेसिकली ये आपके अपने ब्लड से ही निकलता है एंड इसकी कोई फिर आपको ऑब्वियसली इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि ये आपकी अपनी बॉडी से इंड्यूस होता है। तो इसको हेड में, सर में इंजेक्ट कर देते हैं प्लाज्मा को डिफरेंट पॉइंट्स पे जहाँ ज्यादा हेयर लॉस हो, और वहाँ पे आपके बालों की रीग्रोथ शुरू हो जाती है। स्किन पे जैसे एक्ने के बाद जिनके स्किन पे दाग धब्बे पड़ जाते हैं या जो खड्डे बन जाते हैं, उनके लिए बेसिकली PRPs बहुत अच्छी है, बहुत इफेक्टिव। अच्छा मैम, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो स्किन के हिसाब से भी आ रहे हैं। एक टाइम होता था कि स्किन के इतने ज़्यादा प्रोसीजर्स नहीं किए जाते थे। अब एक लफ्ज़ है जिसे
पिगमेंटेशन कहते हैं, मुलाजमा भी कहते हैं, और अगर हमारी स्लीस उर्दू में उसको कहा जाए तो छाइयाँ कहते हैं। ये इश्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहे हैं। पहले तो मुझे आप बताएंगे कि ये इश्यूज़ किस वजह से हो रहे हैं, और उसके बाद आप ये मुझे बताएं कि इसके क्या सॉल्यूशंस हैं, कौन सी ऐसा प्रोसीजर है जिसको करवाने के बाद ये ख़त्म हो जाती है। हाइपर पिगमेंटेशन बहुत कॉमन हर बंदे को ऑलमोस्ट, ठीक है। आजकल जो हमारा बेसिकली तो डाइट सबके सब अनीमिक है, ठीक है, विटामिन डेफिशिएंसीज, उससे आपकी स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। जगह जगह मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा है, जैसे आजकल सूरज की रोशनी और सब लोग बाहर निकलते हैं, आप औरतें भी ड्राइविंग कर रही हैं, उससे भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसका स्किन पे आपका मतलब वो बढ़ जाती है। अगर वो थोड़ी सी है तो वो समझ में लोगों को बहुत ज़्यादा उसका हो जाता है। तो उसके लिए अब ये है कि एक तो आप सन ब्लॉक अच्छा यूज़ करें। सन ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने घर से बाहर निकलना है या नहीं निकलना, इवन इन जिन लाइट्स में हम घर में रहते हैं उनमें भी आपको सन ब्लॉक की जरूरत है। एवरी 4 आवर्स फिर आप सन ब्लॉक को रिपीट करें। अच्छा, ये सन ब्लॉक कौन से, एक कुछ आप सन ब्लॉक भी हमारे व्यूअर्स को बता दें। SPF 60+, जो मुझे ऐसा लगता है कि SPF 60+ इस समर्स में जो जितनी हीट हमारे यहाँ होती है और जितनी ज़्यादा सनलाइट है उसके अकॉर्डिंगली SPF 60 का कोई भी सन ब्लॉक, मैं किसी कंपनी का नाम ही ऑब्वियसली लूँगी, तो वो आप यूज़ करें। अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली सन ब्लॉक यूज़ करें। लाइक अगर आपकी ऑयली स्किन है तो वो वाला लें, और अगर ड्राई है तो उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा, ड्राई, ये 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, एक ड्राई और एक, उनके लिए भी सन ब्लॉक होते हैं, वो उसके ऊपर मेंशन होता है प्रॉपर ना कि किस मतलब ये किस स्किन के लिए, उस टाइप का आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लें। और जैसे आपने SPF बताया 60 एंड 40 ना, तो 2 इसमें कैटेगरीज होती हैं, तो कौन सी कैटेगरी ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए? एज पे भी डिपेंड करता है ना, तो जैसे आपकी एज है तो SPF 60+, बच्चों के लिए 40 में आप कर सकते हैं, बड़ों के लिए तो मुझे लगता है 60+ ही बेटर है। और उसमें यह है कि पिगमेंटेशन जब एक आ जाती है तो उसको रिमूव करना इट्स वेरी मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है। उसमें यह है कि उसके डिफरेंट प्रोसीजर्स हम फिर करते हैं। पहले डीप क्लींजिंग करा लें आप, उसके बाद ये है कि आप सूरज में जाने को जितना अवॉइड कर सकते हैं वो करें। तीसरा ये होता है कि हम लोग माइक्रो नीडलिंग भी उसके लिए बहुत इफेक्टिव है, PRPs भी करते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट्स भी हैं, कार्बन पील्स भी हैं, मतलब डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं जो अकॉर्डिंग टू द कितनी हाइपर पिगमेंटेशन है आपको उसके अकॉर्डिंगली होता है। अच्छा, ये जो जैसे आपने माइक्रो नीडलिंग बताया, ये प्रोसीजर क्या है, कैसे होता है और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं? माइक्रो नीडलिंग एक डर्मा पेन होता है जिससे हम आपकी स्किन पे उसमें माइक्रो नीडलिंग से लोगों को एक बहुत ज़्यादा खौफ आ जाता है कि पता नहीं नीडल्स आ रही हैं और पता नहीं क्या होने वाला है। दिस इज़ नॉट पेनफुल एट ऑल। इसमें सिर्फ आपका एक माइक्रो पेन होता है, डर्मा पेन जिसको हम कहते हैं, उसके आगे हम नीडल्स लगाते हैं और उससे आपकी स्किन पे रॉन्ग मतलब हल्की हल्की सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन आती है, जिसमें हल्की हल्की टिंगलिंग होती है। उससे ब्रेन को रॉन्ग मैसेजेस आते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, या यहाँ कुछ इंजरी हुई है, या यहाँ कुछ मतलब हीलिंग की जरूरत है। तो ब्रेन आपका जो है वो इलास्टिन और कोलेजन रिलीज करना शुरू करता है, और वो तो इतना हेल्पफुल है। इलास्टिन कोलेजन इज वेरी गुड फॉर योर स्किन, और फिर वो आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है। और दिस इज अ नेचुरल प्रोसीजर जिसमें आपकी बॉडी हीलिंग स्टार्ट कर देती है। तो दिस इज, मुझे पर्सनली आई लव माइक्रो नीडलिंग, मुझे बहुत पसंद है ये प्रोसीजर। माइक्रो, इससे आपकी स्किन पे ग्लो भी आता है, पोर्स भी क्लोज। सपोज कि किसी को यहाँ में पिगमेंटेशन, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी? ये पूरे फेस पे करते हैं। माइक्रो नीडलिंग फुल फेस होती है हमेशा, ज्यादातर मोस्टली मतलब 99% पेशेंट्स में हम फुल फेस की करते हैं, क्योंकि इससे बड़ा ग्लो अच्छा आ जाता है, पोर्स क्लोज हो जाते हैं आपके, और रीजनरेशन तो ऑब्वियसली होती है आपके स्किन पे। परफेक्ट। अच्छा, इसके अलावा वाइटनिंग इंजेक्शन की अगर बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा लोगों में चल रहा है। अच्छा, हमारे माशरे का एक कॉन्सेप्ट भी है कि गोरा काला, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। हमारे घरों में काफ़ी लड़कियाँ बैठी होती हैं, तो वो काले होने की वजह से उनके रिश्ते नहीं आ रहे होते कि भाई ये तो लड़की काली है, इसका तो रिश्ता ही नहीं आना। उस चक्कर में अब लोग जो हैं जा रहे हैं वाइटनिंग इंजेक्शन की तरफ। पहले तो वाइटनिंग इंजेक्शंस का मुझे बताएं कि ये वाकई में फ़ायदेमंद हैं या नहीं, और दूसरा इसका क्या प्रोसीजर है, ये इसके कितनी लाइक आपने कितने इंजेक्शंस लगवाने हैं तो आपको वाइटनिंग मिलेगी, और ये कितने टाइम पीरियड का आपका ड्यूरेशन होता है? वाइटनिंग इंजेक्शन मैं हमेशा बहुत डिस्करेज करती हूँ। मुझे पर्सनली आई डोंट बिलीव इन चिट्टा एंड गोरा, वो जो कॉन्सेप्ट है हमारा। लेकिन ये है कि जाहिर है हमारे एशिया में, साउथ एशिया में स्पेशली, ये बहुत ज़्यादा लोगों में कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं। माएँ बच्चियों को लेकर आ रही होती हैं, यंग बच्चियों को, जी इसका रंग थोड़ा सा सांवला है तो आप इसको वाइट कर दें। पहले तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आपका जो भी रंग है आप उसमें खुश रहें, और उसमें अगर आपकी इवन टोन है, आपके ग्लो है, तो आई थिंक व्हीटिश जो कॉम्प्लेक्शन है दैट इज द बेस्ट वन। उसके ऊपर जो रंग सूट करता है वो गोरे पे तो सूट ही नहीं करता। लेकिन खैर इवन देन दैट इज अ क्रेज, और लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस लगते हैं इसमें, और ये 3 मंथ्स का आपका जो होता है कोर्स होता है, और 6 मंथ्स के बाद फिर इसके रिपीट इंजेक्शन होते हैं। ये IV ड्रिप्स होती हैं जो आपको 3 मंथ्स में लगता है।
अच्छा 3 मंथ्स के अंदर आपको ये ड्रिप्स लगती हैं हर मंथ बाद या कुछ इसके डिफरेंट वो हम सेशंस होते हैं? sessions। सेशंस में 3 मंथ्स में आपको ये लगती हैं और ये तकरीबन जो है 6 महीने के लिए रहता है। 6 मंथ्स के बाद फिर आपको इसके फॉलोअप्स लेने पड़ते हैं। ओके 6 मंथ बाद फिर आपको अगेन से करवाने पड़ते हैं। मतलब वो पूरा प्रोसीजर नहीं, लेकिन जाहिर है उसको मेंटेन रखने के लिए। ओके मेंटेन रखने के लिए। और ये मतलब जितने भी ये आप अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस किए प्रोसीजर्स, इनका ये होता है कि इनको आपको मेंटेन रखने के लिए कंटिन्यू रखना पड़ता है और टचअप्स की बहुत ज़रूरत होती है। सही। अच्छा इसके अलावा स्किन के कुछ इश्यूज़ हैं जैसे कि एक्नी इशू बहुत ज़्यादा होता है, तो एक्नी इशू के हवाले से आप क्या कहेंगी कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ करनी चाहिए? और हमारी जो यंग जनरेशन आजकल जितनी भी हमारी बच्चियाँ आ रही हैं उनके अंदर एक्नी इशू बहुत ज़्यादा है, तो इस हवाले से बताइए। बेसिकली हमारा एक्ने इशू बहुत ज़्यादा हुआ है कि उसका प्रॉब्लम हमारा फूड है ज़्यादा, मेरा पर्सनल सही है। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा फास्ट फूड और इसकी तरफ चले गए हैं और जो हमारी देसी खाने से वो खाते नहीं हैं बच्चे। एग्जैक्टली। तो जितने ज़्यादा ये बर्गर चिकन खास तौर पे ये सब कुछ हमारे बॉडी में ऑयल की प्रोडक्शन को ज़्यादा करता है, एग्जैक्टली जिसकी वजह से आपकी स्किन पे ऑब्वियसली इसके इफेक्ट्स आएंगे। आपकी Exactly. पोर्स ओपन है तो ऑयल निकलेगा और उससे एक्ने बनेगी। एक तो रिपीटेडली फेस वॉश करें आप अच्छे सोप से और बार-बार दिन में फेस को अपना वॉश करें। दूसरा डस्ट से बचें यही हो सकता है कि और अपने फूड को जो हैबिट्स डाइटरी हैबिट्स उनको बचें, परफेक्ट उससे बहुत इम्प्रूव। परफेक्ट। अच्छा अब थोड़ा सा हम चलते हैं अपने पैटर्न से हट के, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। डेफिनेटली जब डॉक्टर आते हैं हमारे शो का हिस्सा होते हैं तो हम उनसे वही चीज़ें ज़्यादा पूछ रहे होते हैं कि जिससे हमारी ऑडियंस या हमारे जो नाज़रीन और हमारी स्पेशली जो घरों में बैठी हुई ख़वातीन हैं जो हमारे प्रोग्राम को देखती हैं तो वो इससे फ़ायदा उठा सकें और उनको उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो मसाइल हैं, उनका हल उनको मिल सके। तो अब चलते हैं, अब उनके तरफ कुछ जानते हैं इनके बारे में। अच्छा मैम मुझे थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताइए, किस टाइप की पर्सनालिटी? डेफिनेटली डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की बड़ी बिजी लाइफ होती है, तो किस तरह की पर्सनालिटी है आपकी? ऑब्वियसली बिजी, मुझे लग रहा था मैं हर वक्त भाग रही हूँ क्योंकि जाहिर है बच्चे भी देखने हैं, आपने घर भी देखना है और क्लिनिक भी देखना है और ऑल द टाइम यू आर ऑन कॉल, क्योंकि कोई ना कोई पेशेंट कुछ ना कुछ क्वेश्चन कर रहा है, किसी को पेन स्टार्ट हो गई है, कोई ट्रीटमेंट करा के गया, उसको फॉलो अप चाहिए, आप ये मुंह धो लें, नहीं धोएं, खाना खा लें, ठंडा खा लें, गर्म खा लें। तो ऑब्वियसली दिस इज अ 24 आवर्स जॉब। मुझे लगता है कि आप कभी भी फारिग नहीं हैं, हर वक्त यू आर इन टच विद योर पेशेंट। इफ यू आर अ डेडिकेटेड डॉक्टर तो ऑब्वियसली फिर आपको करना पड़ता है, देना तो पड़ता है। एग्जैक्टली बेस्ट देना पड़ता है, तभी आपके पेशेंट्स आपके साथ रिलैक्स रहते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है, अक्सर लोगों को मैंने देखा कि जैसे वो कहते हैं डॉक्टर है तो डॉक्टर की शादी डॉक्टर के साथ ही होनी चाहिए, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरी शादी बिल्कुल भी एक डॉक्टर के साथ नहीं हुई है। हाँ, ख्याल यही था सबका कि मेरी शादी डॉक्टर के साथ होनी चाहिए, पर मैंने खुद कहा कि मुझे डॉक्टर से शादी नहीं करनी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है घर एक हॉस्पिटल बन जाएगा। अभी भी मुझे लग रहा था कि मेरी 90% बातें अपने बच्चों के साथ और अपने मियाँ के साथ, अपने पेशेंट्स के बारे में हो रही होती हैं। तो अगर मियाँ भी डॉक्टर होंगे फिर तो मतलब हमारे पास कुछ और टॉपिक ही नहीं होगा बात करने का। तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं है, इज अ जनरल मैनेजर, वो सिविक एवेन्यू मॉल है उसमें एज ए GM जॉब कर रहे हैं। अच्छा मैम मुझे ये बताइए कि कभी ज़िंदगी में क्रश हुआ आपको? किस पे? अब ये तो आप बताएंगी ना, हम तो कुछ चीज़ें जानना चाह रहे हैं। हमें कभी काफ़ी जिस पे क्रश हुआ उससे मैंने शादी कर ली। अच्छा ये बहुत मज़े का लाइक था कि जिस पे क्रश हुआ उसी से शादी कर ली। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सही। अच्छा फैशन के हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं वो हर टाइम बिजी होते हैं तो इतना अपने आप को वो नहीं दे पा रहे होते, टाइम दे पा रहे होते, लेकिन माशाल्लाह से आपको जब मैंने देखा तो लाइक दिल खुश हो गया कि यार लाइक डॉक्टर है लेकिन अपना आप को बहुत मेंटेन करके रखा हुआ है। और इसके पीछे क्या रीज़न है इतनी बिजी लाइफ होने के बावजूद भी? इसके पीछे एक्चुअली मेरी अम्मी भी हैं। अम्मी मेरी कपड़े डिज़ाइन करती थी, तो बस फिर उनसे मुझे थोड़ा सा उनसे वो जीन्स में मेरे आया है। दूसरा खुद मुझे बड़ा शौक है, अगर कोई मुझसे क्वेश्चन करता है कि अगर तुम डॉक्टर नहीं होती तो क्या होती, तो फिर मैं डेफिनेटली फैशन डिजाइनर होती। मुझे शौक है कपड़े बनाने का भी, पहनने का भी, अप टू डेट रहने का और फैशन के साथ चलने का। अच्छा मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में क्या कुछ अचीव कर लिया और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अचीव करना चाहती हैं आप? यार बीइंग अ डेंटिस्ट और बीइंग अ डॉक्टर एस्थेटिशियन आई एम हैप्पी विद दैट कि मैंने मतलब इतना इस फील्ड में मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ जहाँ मैं हूँ। बट व्हाट आई वांट टू डू इज़ कि अब मैं अपनी कंट्री के लिए भी कुछ कर लूँ। व्हेन आई केम बैक फ्रॉम सऊदी ऑलमोस्ट 5 years बैक, तो तब भी मेरा बहुत दिल था कि मैं कुछ ऐसा क्लिनिक बनाऊँ। जैसे डेंटिस्ट्री इज़ एक्सपेंसिव, डेंटिस्ट्री आम बंदा हमारा अफोर्ड नहीं करता
और स्पेशली जब मैं ये जो हमारे घर में मेड्स काम करी होती हैं या जो गरीब बच्ची हैं जो ब्रेसेस नहीं करवा सकते हैं, मेरा बड़े अरसे से मेरा ये दिल है और इंशाल्लाह नियर फ्यूचर मैंने ये प्लान भी किया हुआ है। अभी तो खैर मैं एक दिन अपने क्लिनिक पे रखूंगी जब मैं फ्री चेकअप दूंगी ना, सिर्फ गरीबों के लिए, कि उस दिन 3 आवर्स या 4 आवर्स फ्री कंसल्टेशन भी होगी। और नॉट ओनली फ्री कंसल्टेशन, उसमें मैं कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम ट्रीटमेंट्स जो मेरे क्लिनिक पे हो सकते हैं, नेसेसरी ट्रीटमेंट्स, ठीक है, नॉट एस्थेटिक्स, वो मैं डेफिनेटली उनको करूंगी फ्री में। और दूसरा मेरा बहुत दिल है कि कोई ऐसा क्लिनिक हो या जिसको मैं रन कर सकूं जिसमें सारे ट्रीटमेंट्स फ्री हों डेंटल के, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन आपको फ्री मिल जाती है हर जगह से, लेकिन डेंटल ट्रीटमेंट्स कहीं फ्री नहीं मिलते। और डेंटल प्रॉब्लम्स आपके दवाई से हल नहीं हो सकते, मेडिसिन आप कितने दिन खाएंगे, फाइनली यू हैव टू गो फॉर एक्सट्रैक्शन और इधर फॉर फिलिंग और रूट कैनाल्स। तो मेरा एक पैशन है या कह सकते हैं एम ऑफ लाइफ है कि मैं एक ऐसा क्लिनिक बनाऊं जो सिर्फ ओनली फॉर द नीडी पर्सन। सही जी। तो मैम हमारे प्रोग्राम का बहुत लिमिटेड सा टाइम होता है, उसके अंदर बहुत सारी हमने डिस्कशन करनी होती है, लेकिन आज आपके साथ डिस्कशन जितनी भी हमारी हुई बहुत ही ज़बरदस्त थी और बहुत ही हेल्पफुल थी हमारी फीमेल्स के लिए और हमारे वो लोग जो कि घर में बैठ के बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानना चाह रहे होते हैं ऑन स्क्रीन। तो ये तो चीज़ें होंगी, लेकिन अब मैं ये चाहूँगी कि आप अपने पेशेंट्स को और हमारी ऑडियंस को क्या पैगाम देंगी? पेशेंट्स के लिए प्लीज़ कम फॉर द रेगुलर चेकअप्स एवरी 6 मंथ। डेंटल चेकअप ज़रूरी है। आपके दांतों में प्रॉब्लम है या नहीं, आप विजिट अ डेंटिस्ट आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू जी। तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा शो जिसके अंदर हमने बात की डेंटिस्ट यानी कि डॉक्टर हिना जो कि एक डेंटिस्ट है, उनके साथ हमने डिस्कशन की आपके दांतों से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे। लेकिन इसके साथ साथ हमने डिस्कशन के अंदर आपकी स्किन के हवाले से भी बात की, जैसे ग्लूटा इंजेक्शंस हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस टाइम पे मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं और हर दूसरे तीसरे पर्सन से आपको सुनने की मिल रही होती हैं कि ये चीज़ें आप लोगों ने करनी है। तो पॉइंट इज़ दैट कि ये जितने भी चीज़ें थी, जो भी इश्यूज़ थे, उनकी होप्स हो कि आपको सारे जवाब मिल चुके हों और आप इन जवाबों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी साबित आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकते हैं और आप बहुत इनको सुनने के लिए और ये जितनी भी चीज़ें प्रोसीजर्स आज हमने बताए हैं कि ये अपनी ज़िंदगी के अंदर आप शामिल भी कर सकते हैं। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए एक नए शो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड।